वहाँ पर जॉब भी अच्छी थी, ग्रोथ भी अच्छी थी, ऑफ कोर्स सैलरी हाइक वगैरह भी काफ़ी अच्छी मिल ही रही थी। एक कॉर्पोरेट नौकरी में करोड़ों का पैकेज और उसके बाद से यूपीएससी की तैयारी करने के बाद यूपीएससी क्लियर करना सडन है या कैसे? जो मेरा वर्क का स्केल है और जो उसका इम्पैक्ट है वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा शायद हो सकता है। तो कभी डिप्रेस या डिमोटिवेट इस पूरी यात्रा में? लाइफ में ऐसा हुआ था जहाँ पर मुझे ऐसा लगा था कि यार शायद अब ये नहीं हो पाएगा। मेरे 3 इंटरव्यू तो बहुत अच्छे हुए हैं, तो जिसके बाद में मैं काफ़ी ऊपर फील कर रहा था कि यार लग रहा है काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन है। और फिर लास्ट वाला जो मॉक इंटरव्यू हुआ, इससे यही पता चलता है कि मेरी वीकनेसेस अभी क्या क्या हैं प्रिपरेशन में। ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो व्यक्ति को सफल बनाती हैं? नॉट इम्पॉर्टेंट कि वॉट यू अवॉइड, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट दैट वॉट यू प्रायोरिटाइज। आप क्या नहीं करते हैं उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप क्या प्रायोरिटाइज कर रहे हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है। सफलता क्या है? मेरे लिए पर्सनली सफलता वो है जहाँ पर आप इन सारी चीज़ों को आप बैलेंस कर पा रहे हैं, जहाँ पर आपको एक होलिस्टिक लाइफ जीने को मिले, जहाँ पर आपको इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं, आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपकी ग्रोथ हो रही है, आपको पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, काम ऐसा है कि जिससे कहीं ना कहीं सोसाइटी में भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो रहा है। पैसे का सफलता में कितना रोल रहता है? अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा पैसा है तो हो सकता है कुछ लोग मानेंगे वो सफल हैं। आपकी हेल्थ बहुत ख़राब है, आपके पास में बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आप खुश नहीं हैं, तो ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा। आज के वर्तमान में एआई की बहुत सारी बातें। Mark my words, AI is far more dangerous. क्या कुछ चीज़ें इजी हुई हैं? हाँ यार, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प तो होती है। अगर आप उसको ओवर एक्सप्लॉइट करने लगे तो हो सकता है कि आप फिर उस डायरेक्शन से आप चीज़ों को सोचें नहीं जैसा आप पहले सोचते। ये बहुत ही पावरफुल टूल है जो आप यूज़ कर सकते हैं, बट आपको विद्यालय के दिन हमने कानपुर में साथ में गुजारे हैं, बताओ कुछ अनुभव कैसा, उस दौर का कानपुर कैसा था? जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए काफ़ी चैलेंजेस पार करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपने कल्याणपुर का रेलवे फाटक पार कर लिया है तो आप उन सारे चैलेंजेस को पार करने के लिए तैयार हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वायरल फास्ट के एक और एपिसोड में। मेरा नाम है विराट दीक्षित। आज का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि आज के हमारे मेहमान बहुत खास हैं। आपने सफलता की एक नई परिभाषा लिखी है। बहुत लोग सफलता के बाद पूर्णविराम लगा देते हैं, लेकिन हमारे मेहमान सफलता के बाद कॉमा लगाते हैं और अगले चरण में अगली सफलता को छूने के लिए निकल जाते हैं। एक सफल कॉर्पोरेट नौकरी में करोड़ों का पैकेज के बाद यूपीएससी क्लियर करना अपने आप में एक सफलता की कहानी है। तो मैं बड़े गर्व के साथ स्वागत करना चाहूंगा। 15 वर्षों की ये मित्रता रही है हमारी, इसमें कई उतार चढ़ाव हमने एक साथ देखे हैं। एंड वेरी प्राउडली आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर सुधांशु रंजन साहू। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू। अच्छा, कुछ थोड़ा संक्षेप में हमारे दर्शकों को कि मतलब कैसा रहा, कहाँ से शुरू हुआ और अभी कहाँ पे हैं? भाई पहले तो मेरी एक साधारण सी जर्नी को इतना खास बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी मेरी स्टोरी शुरू होती है मौदाहा से। तो हमीरपुर के पास में एक छोटी सी जगह है, छोटा सा कस्बा है मौदाहा। तो वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग की। फिर 10th के बाद में फिर मैं कानपुर आ गया। फिर वहाँ पर मैंने अपना 11th 12th और फिर इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन की। फिर मैं IIIT इलाहाबाद गया और फिर उसके बाद वहाँ से बेंगलोर गया। फिर बेंगलोर में मैंने कुछ वही 10 साल जॉब की और उसके बाद में फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम और फिर यहाँ पर। एक कॉर्पोरेट नौकरी में करोड़ों का पैकेज और उसके बाद से यूपीएससी की तैयारी करने के बाद यूपीएससी क्लियर करना सडन है या एक प्रॉपर कोई एक माइंड सेटअप रहा है इसके पीछे, कैसे? नहीं यार, माइंडसेट तो हाँ ऐसा कुछ पहले से नहीं था। मतलब कुछ लोगों का जैसे बचपन से मन होता है, मेरा कभी कोई बचपन से इरादा नहीं था यूपीएससी करने का। और इवन कॉलेज में भी जाके मेरा कभी ऐसा मन नहीं हुआ। मैंने जॉब भी शुरू की, वही करने का मेरा मन था। फिर शुरू करने के बाद में फिर 4-5 साल बाद में कुछ थॉट्स में परिवर्तन आना शुरू हुआ, लेकिन उसमें वो इस वजह से कभी नहीं था कि मुझे कॉर्पोरेट की जॉब अच्छी नहीं लग रही हो। वहाँ पर जॉब भी अच्छी थी, ग्रोथ भी अच्छी थी और आपको ऑफ कोर्स सैलरी हाइक वगैरह भी काफ़ी अच्छी मिल ही रही थी। तो मुझे कभी उस वजह से डिससेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। लेकिन क्या होता है ना कि एक समय के बाद में जब आप कहीं पर आप पहुंच जाते हैं, आप देखते हैं कि आप यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं और आप अपने कंफर्ट जोन में पहुंच जाते हैं, तो फिर आप
बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। जैसे वहाँ पर मुझे लग रहा था कि जो मेरा वर्क का स्केल है और जो उसका इम्पैक्ट है वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा शायद हो सकता है। कि जैसे कि वहाँ पर मैं अब काम करूँगा तो मैं वैल्यू क्रिएट करूँगा अपने लिए, अपनी कंपनी के लिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक दूसरों के लिए शायद उतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा नहीं होगा पता नहीं। तो मुझे लगा कि शायद यहाँ पर जो चैलेंजेस मिल रहे हैं उनकी स्केल भी कम है, लिमिटेड है। शायद कुछ और ऐसा काम करना चाहिए जिसकी स्केल भी ज़्यादा हो और बाकी जिसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा हो। तो इम्पैक्ट में आप देख सकते हैं कि भाई आपको कहीं पॉलिसी बनाने का मौका मिल रहा हो, कहीं आपको ऐसा काम करने का मौका मिल रहा हो जो डायरेक्टली काफ़ी सारी लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा हो। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्या हो सकता है, तो एक ऑप्शन जो था वो सबसे अच्छा मुझे लगा कि वो सिविल सर्विसेज है। तो इसके लिए फिर मैंने वही 5-6 साल जॉब करने के बाद में फिर अपना प्रिपरेशन शुरू की और फिर उस प्रिपरेशन में आए कुछ उतार चढ़ाव आए, कभी सफलता मिली कभी असफलता मिली, लेकिन फिर फाइनली जाके ये 2024 में मेरा सिलेक्शन हुआ। मतलब इससे पहले भी प्री मेंस इंटरव्यू तक पहुंचे थे या डायरेक्ट 2024 में ही सिलेक्शन हुआ? नहीं, इससे पहले प्री तो मेरे निकलते रहते थे, बट और इंटरव्यू में मैं एक बार गया था 2022 में। ओके। और उसके बाद में फिर ये 2024 में था। अच्छा, जब इतनी सफल नौकरी चल रही हो, जो कि आज के टाइम में सभी का पैमाना होता है कि हाँ ये सैलरी ग्राफ हो जाए हमारा, उसके बाद जब पहली बार आपने यूपीएससी का मन बनाया तो फैमिली का रिएक्शन क्या था? वो लोग भी थोड़ा सा शॉक में थे, कंफ्यूज थे, और स्पेशली क्योंकि मैंने कभी उनको पहले कभी बोला नहीं था, कभी मेरा स्कूल में उन्होंने नहीं सुना था या कॉलेज में कभी नहीं सुना था कि इसको सिविल सर्विसेज में कोई इंटरेस्ट है, और फिर अचानक से मैं एक दिन जाके उनको बोल देता हूँ कि मेरा ये प्रिपरेशन करने का मन है और क्या मैं जॉब छोड़ सकता हूँ। इसके बारे में बस मैं डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने भी एक्चुअली काफ़ी एक प्रैग्मेटिक ही मुझे एडवाइस दी कि देखो बेटा, अभी तुमको पता तो है नहीं कि तुमको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। अभी तुम्हें बस एक गट फीलिंग हो रही है कि तुम कर सकते हो, तुम करना चाहते हो, इसलिए तुम यहाँ पर करने का सोच रहे हो। लेकिन अब इतनी अच्छी नौकरी है, उसको छोड़ोगे, लोगों को नौकरियाँ मिलती नहीं है और तुम मिलने के बाद छोड़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनका ये रिस्पॉन्स था कि मैं साथ में ये प्रिपेयर करने की कोशिश करूँ। और बाकी घर की कोई फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसी बहुत अच्छी नहीं थी कि जहाँ से मैं चाहूँ कि ये पिताजी मुझे फिर से सपोर्ट करना शुरू करें। और मुझे खुद भी एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का पिक वो था कि मुझे चाहिए ये। मुझे अब काफ़ी फैमिली से हेल्प हो गई यार, अब कब तक उनसे हेल्प लेते रहेंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है साथ में करते हैं, देखते हैं कैसा होगा। और बाकी क्योंकि फाइनेंस की तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, और बाकी जो तैयारी है अपना चालू करो, देखते हैं आगे कहाँ लेके जाती है ज़िंदगी। तो ये सोच के मैंने शुरू किया। मतलब बचपन से ऐसा कोई वो नहीं था कि यूपीएससी में ही जाना है? बचपन का तो हाँ, उसमें कोई वो नहीं है, और इवन कॉर्पोरेट में भी ऐसा कुछ मेरे साथ में नहीं हुआ जिसकी वजह से मुझे लगे कि नहीं ये कॉर्पोरेट अच्छा नहीं है या लीडरशिप रोल। हाँ, तो उस वजह से मुझे कभी वहाँ पे ये नहीं लगा कि मुझे यहाँ से छोड़ के जाना है। और एक्चुअली ये अपने आप में चैलेंज भी था, क्योंकि आप जब कहीं स्ट्रगल कर रहे होते हैं, फिर वहाँ से जब आपको कहीं जाना होता है तो आपके पास में एक अच्छा खासा पुश फैक्टर होता है और एक पुल फैक्टर होता है। तो जब आप मूव कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन रहेगा। वहीं अगर आप एक गांव से आप शहर जा रहे होंगे तो आपको ये लगेगा कि वहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, तो इसलिए आप मूव करने के बारे में काफ़ी क्लियर होंगे। लेकिन मेरे केस में थोड़ा बहुत क्लैरिटी कम थी स्टार्टिंग में, बट हाँ कन्विक्शन था, मुझे लग रहा था कि मुझे ये करना है, इसलिए मैंने अपना शुरू किया। और इम्पैक्ट वाली बात है तो इम्पैक्ट ऐसा है कि देखो, मुझे केवल ऐसा नहीं था कि जहाँ पर मुझे सिर्फ पब्लिक सर्विस ही करनी है, क्योंकि वो करने के लिए आपके पास में और भी दूसरे रास्ते रहते हैं। ऑफ कोर्स सिविल सर्विस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर दैट, लेकिन उसके साथ में मुझे ये था कि मैं ऐसा काम करूं जो मुझे काम भी अच्छा लगे, काम और ज़्यादा अच्छा लगे, या जिसकी स्केल बहुत ज़्यादा हो। तो वो उसको एक तरह से आप हंगर कह सकते हैं, भूख कह सकते हैं, कि नए नए चैलेंजेस को एक्सप्लोर करना है या कुछ ऐसा काम करना है जिसको आप खुद भी काफ़ी एडमायर करते हो। जैसे इंडिया में है तो इंडिया में आधार हो गया, यूपीआई हो गया, दोनों ही टेक्निकल चैलेंजेस हैं जो सॉल्व की गई हैं, लेकिन आप उसका स्केल देखिए वो कितना ज़्यादा लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करता है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी मुझे मोटिवेट कर रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार इसको शुरू करके देखते हैं, अगर लगेगा कि ये करने लायक है तो आगे जाएंगे। और जैसे जैसे उसमें आप जाते जाते हैं, आप पढ़ते हैं, समझते हैं,
तो उसके बाद में बस वही था कि फिर मुझे लगा कि हाँ अब यहाँ तो करना है, यहाँ तो जाना है। क्योंकि हर एक का एक कोई ट्रिगर पॉइंट होता है जहां से पहली बार वो थॉट आता है हमारे दिमाग में। यार पहला कोई ऐसा एक स्पेसिफिक इंसिडेंट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ वो था कि अब बैंगलोर में मैं जहाँ रह रहा था तो वहाँ तो मुझे देखने को मिलता ही था कि हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी के सामने ही दूसरी बिल्डिंग है, वहाँ पर आसपास स्लम भी हैं जहाँ पर लोग ऐसी कंडीशन में रह रहे हैं जहाँ पर शायद उनकी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। और आप भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस है। तो एक वो इमोशनल एंगल कभी कभी आता था, लेकिन हाँ ऐसा नहीं था कि यही एक मेन ड्राइवर रहा हो। बाकी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसा कि मैंने आपको काम के बारे में बताया और बाकी लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ उन सब के बारे में बताया, तो वो सब चीज़ें भी थी। बट हाँ ये सब कई चीज़ों का मिक्स था मुझे लगता है, क्योंकि मुझे भी कभी अगर मैं अपने आप से ये क्वेश्चन करता हूँ कि कभी कोई एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट हो या कोई एक रीज़न हो जिसकी वजह से मैंने शुरू किया, तो मुझे कोई ऐसा एक रीज़न बहुत ही स्ट्रांगली नहीं मिलता है। मुझे हमेशा ये बहुत सारे चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन ही मिलता है। अच्छा, पढ़ाई, नौकरी, फैमिली सब बैलेंस कैसे करते हैं? क्योंकि सारी चीज़ें अपने आप में एक अच्छा खासा समय, जिम्मेदारी सब कुछ मांगती हैं। सारी चीज़ों में वर्क मतलब बैलेंस कैसे लाए? यार क्या होता है ना कि देखिए आपके पास में लिमिटेड टाइम है, ठीक है, और आपकी लाइफ में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए, आपका काम हो गया, और कुछ ऐसा जो आपका पैशन हो वो भी हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपका टाइम मांगती हैं, ठीक है। आप एक ही टाइम पे इन सब चीज़ों को आप टाइम नहीं दे सकते हैं, दैट्स ट्रुथ। आपको सिर्फ ये करना होगा कि आपको एक टाइम पे किसी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा और किसी चीज़ को रिलेटिवली कम प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो मेरे लिए कभी लाइफ ऐसी नहीं रही है कि कुछ चीज़ों को बिल्कुल ही आप क्विट कर दो और सक्सेस के पीछे आप दौड़ना शुरू कर दो। मेरे लिए सक्सेस इज ऑल अबाउट प्रायोरिटाइजिंग। आप सही चीज़ों को आप प्रायोरिटाइज करो, बाकी चीज़ों को आप रिलेटिवली कम कर दो, बट लाइफ बिल्कुल मतलब ना मेरे से बंद होती है ना मैं कभी करना चाहता हूँ। तो मैं अपने प्रिपरेशन के टाइम पे मैं फैमिली को भी टाइम देता था, मैं अपने हेल्थ को भी टाइम देता था, जिम वगैरह भी मैं चला जाता था, और बाकी दोस्तों से भी मिलता था, कभी पार्टी हुई, कहीं घूमना फिरना हुआ, तो सब चीज़ें मैं करता था। हाँ रिलेटिवली ये काफ़ी कम थी जितना पहले करता था, लेकिन सोशल लाइफ मैंने अपनी ख़त्म नहीं की थी। टाइम मैनेजमेंट मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस चीज़ में। जी बिल्कुल। मतलब टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से, कुछ हम लोगों को भी इस चीज़ का वो कि किस यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम क्रैक किया, किसी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं किया, हर चीज़ को प्रॉपर टाइम दिया, मतलब किस तरीके से? हमारे लिए तो एक सामान्य सा काम भी मुश्किल पड़ जाता है। देखिए यार वो चीज़, अच्छा इसमें मेरे साथ में क्या हुआ कि क्योंकि मैं जो काम कर रहा था कहीं ना कहीं उस काम ने मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन को हेल्प की और यूपीएससी की प्रिपरेशन ने मेरे काम को हेल्प की। ओके। और वो ऐसे हुआ कि लाइक मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स वुड थिंक अबाउट ऑप्टिमाइजिंग थिंग्स। ओके, आप चाहोगे कि जहाँ पर आपका टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है अननेसेसरली, आप उनको ऑप्टिमाइज कर लो। जैसे कि अगर आपको इवन ऑफिस का काम है या कम्यूट है या किसी भी कहीं भी आपका बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लग रहा है, तो आप देखते हैं कि आप उनको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। आप अपने वर्क इफिशिएंसी आप बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि आईटी में आपको गोल्स मिलते हैं कि आपको ये चीज़ें ये आपको कंप्लीट करनी है। अब इट्स अप टू यू कि आप उसको 4 दिन में कर रहे हैं या 7 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। और वो मोस्टली ऐसा हो जाता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा उसमें ऊपर जाना है, बहुत ज़्यादा उसमें सक्सेस अचीव करनी है, तो वो ऑफिस आवर्स बस से हो नहीं पाता, आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें एक्सेल करने के लिए अगर आपको जो एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है उसको आप बचा लें। मतलब आप अपने काम की एफिशिएंसी आप इतनी ले आएँ कि वो जो आपके ऑफिस आवर्स है उतने में ही हो जाए, और शायद कभी आपका 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बच भी जाए तो आपका वहाँ से फिर टाइम निकलेगा। और बाकी आपकी फिर जो दूसरी चीज़ें हैं उनमें आपको थोड़ा बहुत टाइम कट करना पड़ेगा। आपको अगर शायद महीने में अगर आप 4 बार दोस्तों से मिलने जाते हैं, पार्टी करते हैं, तो आप उसको 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, यहाँ से आपका टाइम बचेगा। थोड़ा बहुत तो आपको सोशल गैदरिंग वगैरह से रिलेटिवली करना पड़ता है, इन द सेंस कि आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा। आपके घर में अगर हर महीने शादी हो रही तो आप नहीं अटेंड कर सकते हैं, राइट। तो उस तरीके से आपको थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता है, और अगर आप करना चाहते हैं तो मोस्टली हो जाएगा, ठीक है। मतलब डेली रूटीन कैसा रहता था? डेली रूटीन तो मेरा मोस्टली जो काम का रूटीन था वही फिक्स होता था कि
क्योंकि वहाँ पर आपके पास में डिलीवरेबल्स हैं। आपको ये है कि आपको 1 वीक में कितना डिलीवर करना है, 2 वीक में कितना करना है, महीने में कितना करना है। आपकी एक रिलीज साइकिल लगी होती थी, ठीक है, हर क्वार्टर में जो आपको प्रोडक्ट रिलीज करना है, तो वो काम तो आपका फिक्स है। अब वहाँ पर कभी ज़्यादा भी हो जाता था और उसके हिसाब से फिर मेरी प्रिपरेशन चेंज होती रहती थी। तो जैसे वहाँ पर क्या होता था कि सुबह अपना नॉर्मली उठे, और हाँ, मॉर्निंग में मैं जल्दी नहीं उठ पाता था क्योंकि रात में कई बार आपकी कंपनी में यूएस से कॉल होती हैं, आपकी क्लाइंट्स के साथ में कॉल होती हैं, तो उसकी वजह से टाइमली सोना तो हो नहीं पाता था। और फिर मैं प्रेफर भी मैं करता था कि मैं रात में ही अपना पढ़ लूँ और सुबह अपने हिसाब से फिर अपना उठूँ। तो वही सुबह से लेके अपना शाम तक ऑफिस हुआ, फिर शाम से अपना 2-3 घंटे जितने मिले वो आपने पढ़ा, और थोड़ा बहुत जो टाइम स्पेंड करना हुआ फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, वॉक पे चले गए या जिम जाना तो वहाँ आप चले गए, बस दिन ख़त्म। एंड व्हाट अबाउट वीकेंड्स? वीकेंड में ऐसा होता था कि मैं मोस्टली मैं कोशिश करता था कि वीकेंड में थोड़ा सा मैं ज़्यादा पढ़ लूँ, क्योंकि आपके पास में एक लंबा स्ट्रेच होता है। तो उसमें अगर जैसे एक महीने में है तो 1 महीने में 3 वीकेंड में मैं ट्राई करता था कि थोड़ा ज़्यादा एफर्ट कर लूँ, और 1 वीकेंड तो मैं फिर अपना खुद को देता था कि मैं वहाँ पर अपना कहीं अपना घूमने चले गए, मूवी देखने चले गए, फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने चले गए, वो सब हो गया। अच्छा, इस चीज़ का फ़ायदा क्या होता है? इस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं हाँ, टाइम क्रंच होता था, मैं कई बार उतना टाइम नहीं दे पाता था जितना शायद देना चाहिए, लेकिन कभी मुझे उसकी वजह से स्ट्रेस नहीं हुआ कि जैसे आप बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे होते हैं, आप साथ में फिर ये पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी में आपको जितना पढ़ना पड़ता है तो वो भी बहुत ज़्यादा एफर्ट मांगता है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए अगर आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है तो आपको कहीं ना कहीं मैनेज करना होगा कि आपको उतना स्ट्रेस ना हो। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए थी कि मेरा बर्नआउट ना हो, स्ट्रेस ना हो, तो मैं मिलता था मैं सबसे। क्योंकि सामान्यतः हमारे और भी मित्र यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सामान्यतः हमने देखा कि उनके रूटीन में 12 से 14 घंटे भी पढ़ना होता है, कि शायद वो मॉर्निंग से उठते हैं, न्यूज़पेपर से शुरू करते हैं, और एक पूरा मतलब रूटीन है जो पढ़ने से ही पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है। तो मतलब ये क्या एक पढ़ने के तरीके के ऊपर निर्भर करता है, या जितना भी समय आपने दिया उस समय को आपने सर्वश्रेष्ठ तरीके से प्रयोग किया? यार ये दोनों चीज़ें हैं। पहले तो सबका अपना पढ़ने का स्टाइल होता है, अपना तरीका होता है, और सबकी अपनी लिमिटेशंस भी होती हैं। जैसे अगर मेरे पास में टाइम होता तो शायद मैं चाहता कि मैं भी उसको उतना टाइम दूं, उसकी वजह से हो सकता है कि मुझे शायद इतना समय नहीं लगता एग्ज़ाम निकालने में जितना शायद मुझे लगा। क्योंकि कुछ लोग हैं तो वो अपना पहली बार में कर लेते हैं, दूसरी बार में कर लेते हैं, तीसरी बार में भी कर लेते हैं। मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ, मुझे टाइम लगा। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा अगर टाइम दे पा रहा पढ़ रहा है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन हाँ, उसमें फ़र्क क्या होता है कि आपको हमेशा इसमें ये कोशिश करनी होती है कि आप बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे आप नहीं भाग रहे हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके पास में अगर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं ना, जैसे आप टाइम इज़ ए रिसोर्स, अगर आपके पास में टाइम काफ़ी ज़्यादा है तो फिर बाद में आप शायद उसको उन चीज़ों में भी लगाना शुरू कर देंगे जो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए। करेक्ट। तो आपका सिलेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको ये ट्राई करना है, और अगर आपके पास में टाइम कम है तो ऑफकोर्स आप वही कोशिश करेंगे कि आप उन चीज़ों पे फोकस करें जिनकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है एग्ज़ाम में। ओके। ठीक है, तो उसमें अगर वो लोग जैसे पढ़ रहे हैं वो भी अच्छी चीज़ है, लेकिन हाँ, अगर वहाँ पर अगर कोई ऐसा है कि क्योंकि मैंने वहाँ लवासना में कुछ ऐसे लोग भी देखे जो लोग 4 घंटे पढ़ रहे थे, 5 घंटे पढ़ रहे थे, 6 घंटे भी पढ़ रहे थे, इतना भी उनके लिए एनफ था। वो लोग सोशल मीडिया में भी थे, वो लोग उन लोगों का भी अपना सोशल सर्कल था, सारी चीज़ें थी। लेकिन बस ये था कि वो लोग 4 घंटे 5 घंटे बहुत ही फोकस तरीके से पढ़ते थे और इतने में हो जाता था। मतलब कुल मिला के आप किस तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज करते हो उस टाइम पीरियड में, ये निर्भर करता है कि आपने पढ़ाई, जरूरी नहीं है कि आप एक लंबा समय गुजारो और उस चीज़ में 10 से 12 घंटे पूरा दिन आपने दे दिया। आप 2 घंटे कर रहे हो, 2 घंटे में आप उस चीज़ का आउटपुट निकाल रहे हो, वो मैटर करता है। हाँ, दैट मैटर्स कि आप अपने टाइम का कैसे यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। बट हाँ, फ्रैंकली इसकी प्रिपरेशन में अगर आप ये सोचें कि हाँ, आपके पास में केवल 1 साल है या 2 साल है और डेली का आप केवल 1 या 2 घंटे ही दे सकते हैं, तब तो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। हो सकता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड गॉड गिफ्टेड इंसान हो जिससे हो जाए, लेकिन मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि हाँ इतने में होगा। उसमें टाइम लगेगा, जैसे मुझे भी लगा। तो आपका और इसमें हाँ ऐसा हो जाता है कि ये परजीवरेंस बहुत मैटर करता है। क्योंकि मेरे भी केस में क्या था कि कई बार ऐसे होता था कि कई बार क्या मोस्टली ऐसे ही होता था कि जब भी एग्ज़ाम होता था तभी मेरी कोई ना कोई प्रोडक्ट रिलीज साइकिल होती थी।
तो आपके पास में ये भी प्रेशर है कि उस प्रोडक्ट को टाइमली रिलीज़ करना है, उसमें कोई बग्स नहीं आ रहे हैं, कोई इशू नहीं आ रहा है, अगर कुछ आ रहा है तो उसको आपको हैंडल भी करना है। और क्योंकि मैं वहाँ पर पहले टीम लीड था, फिर मैनेजर था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती थी कि आपको वो देखना है, और उसके साथ में फिर एग्ज़ाम भी लगा होता था। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ऐसे स्ट्रेस होता था कि आप जितना टाइम देना चाहते हैं आप दे नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी के पास में टाइम है, वो दे पा रहा है, तो ये एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने एफर्ट पूरा लगाया और मैंने वो किया। लेकिन अगर किसी के पास में अगर हाँ ये सब चीज़ें हो रही हैं, जैसे आपका टाइम कहीं और जा रहा है, जॉब में जा रहा है, तो ये आपका इशू रहेगा और इसको किसी न किसी तरीके से आपको हैंडल करना पड़ेगा कि मेंटली ये आपको डिससेटिस्फेक्शन आएगा, आपको कभी कभी आप डिमोटिवेट भी होंगे कि आप उतना टाइम नहीं दे पा रहे जितना शायद इसको चाहिए। लेकिन हाँ, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा और आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ेगी कि अगर 1 वीक तक अगर आप नहीं बुक उठा पाए हैं, 2 वीक तक अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं, तो तीसरे वीक से भी आपको छोड़ना नहीं है। आप अगर उसको कंटिन्यू रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में फीड होता रहेगा। तो कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। कभी डीमोटिवेटेड हुए, डिप्रेस्ड हुए कि मतलब, क्योंकि समय तो एक जैसा नहीं चलता, उतार चढ़ाव तो जीवन के दोनों भाग हैं, तो कभी डिप्रेस या डिमोटिवेट इस पूरी यात्रा में? यार डिप्रेस तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अपनी सारी लाइफ जो काम के बाहर की लाइफ थी, जो सोशल लाइफ थी, वो मैंने क्विट नहीं की थी। मैं थोड़ा सा ज़्यादा सोशल पर्सन हूँ, तो मुझे चाहिए होता है कि मैं बाकी लोगों से मिलूँ, थोड़ा बहुत यहाँ अपना घूमें फिरें, वो सब करें। तो वो सारी चीज़ें क्विट नहीं करने की वजह से मुझे कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन तो नहीं हुआ, बट हाँ एक ये डिससेटिस्फेक्शन ज़रूर होता था कई बार कि आप टाइम उतना नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन एक और लाइफ में ऐसा हुआ था जहाँ पर मुझे ऐसा लगा था कि यार शायद अब ये नहीं हो पाएगा। उसमें क्या था कि जब 2022 में मेरा मीन्स निकला था, तो मैं मॉक इंटरव्यू देने के लिए मैं गया था दिल्ली में, और वहाँ पर मेरे 3 इंटरव्यू तो बहुत अच्छे हुए हैं। तो जिसके बाद में मैं काफ़ी ऊपर फील कर रहा था कि यार लग रहा है काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन है। और फिर लास्ट वाला जो मॉक इंटरव्यू हुआ तो इतना गंदा गया कि आई फेल्ट लाइक आई वाज इंटेलेक्चुअली थ्रेस्ड, कि उन्हें ये नहीं आता, वो नहीं आता, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। और उसके बाद फिर जब मैं बाहर निकला तब मुझे लगा कि भाई यार अभी तो प्रिपरेशन बहुत ख़राब है। और पहले तो आप वो 3 पहले के मॉक इंटरव्यू हुए थे वो काफ़ी अच्छे गए थे, उसका कॉन्फिडेंस था। और मैं अपना जो ऑलरेडी मैं काम कर रहा था कॉर्पोरेट में, वहाँ पर आप अपना जिस रोल पे हैं वहाँ भी आप हैं, आपको कॉन्फिडेंट है कि हाँ आप अपने काम में काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन वहाँ पर अचानक से आपको उस दिन फील होता है कि यार आपको तो कुछ नहीं आता है। तो उस समय मुझे काफ़ी ख़राब लगा था। फिर मैं वहाँ से दिल्ली से फिर मैं अपना बेंगलोर आ रहा था, फिर रास्ते में मैंने सोचा काफ़ी कि ये कैसे हुआ, क्या है। फिर कहीं ना कहीं मैंने अपने थॉट को बैलेंस किया कि यार इस इंटरव्यू से ये नहीं पता चलता है कि मैं इस काम के लिए फिट हूँ या नहीं हूँ। इससे यही पता चलता है कि मेरी वीकनेसेस अभी क्या क्या हैं प्रिपरेशन में। तो आपको उन पेन पॉइंट्स को पकड़ना है और उनको ठीक करना है बस। फिर उसके बाद में मेरा सोल्यूशन यही था कि जो एरिया मुझे लगा था उस मॉक में कि जो वीक है, मैंने बस उस पर अपना काम किया, बट अपने आप को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होने दिया। नकारात्मकता में भी सकारात्मक ढूंढना पड़ेगा आपको, क्योंकि उससे कुछ काम नहीं चलने वाला है। अगर आप नेगेटिव कर लोगे तो अपने आप को नेगेटिविटी में चले जाओगे। तो वहाँ पे भी आपको पॉजिटिविटी ढूंढनी पड़ेगी, कुछ किसी तरीके से अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और ये तो मैं कहता हूँ कि लाइफ का मंत्र भी यही होना चाहिए कि आपको मतलब लाइफ में यार बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपके कंट्रोल में बहुत कुछ नहीं होता है। आपके कंट्रोल में सिर्फ इतना होता है कि आप उन चीज़ों को प्रोसेस कैसे करते हैं, आप उन चीज़ों को देखते कैसे हैं। अगर आपके साथ में कोई ऐसी घटना हो गई जो शायद आपके अनुरूप नहीं है, अब उसके बाद में आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएं, उसको आप बहुत ज़्यादा निगेटिवली लेने लगें, तो फिर उससे आपका तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बट अगर आपने उसको पॉजिटिवली लिया तो हो सकता है कि आगे चल के चीज़ें और ज़्यादा ठीक ही हों। समझ रहे हैं? जैसे कई बार आपको इवन मतलब ये ऑफिसेस वगैरह में, कॉर्पोरेट लाइफ में भी मुझे कई बार ऐसा लगा कि हाँ कई बार कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिली और फिर या मैं उस सिचुएशन में गया जहाँ पर मुझे लगा कि यार मुझे सिचुएशन में नहीं होना चाहिए था, या आई फेल्ट वल्नरेबल। फिर मुझे लगा कहीं ना कहीं ये चीज़ भी सिखा रही है आपको, ये चीज़ भी आपको प्रिपेयर कर रही है। अगर इस चीज़ को आप पॉजिटिवली लेते हैं
तो फिर उसका कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही मिलेगा। तो इस चीज़ को नॉट ओनली इन यूपीएससी प्रिपरेशन, मैं इन जनरल भी अपनी लाइफ में इसको फॉलो करता हूँ कि थिंक पॉजिटिवली। विल पावर का कितना बड़ा रोल है आज के जीवन में? भाई बहुत बड़ा रोल है। मतलब ये तो इसके बिना तो कैसे ही होगा। कि देखिए, मुझे क्या लगता है ना कि आप जब भी कोई एक चैलेंज आप उठाते हैं, ठीक है, आपने कॉर्पोरेट में है, आपने पढ़ाई में है या गेम्स में है, कहीं भी आपने कोई भी एक चैलेंज उठाया, तो पहली जंग तो आपकी खुद से ही होती है। आपको खुद को ही कन्विंस करना होता है कि आप उसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में यही डाउट है कि आप उसको नहीं कर पाएंगे, तो शायद बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसको नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने आप को एक बार कन्विंस कर लिया, तो अगर आपके साथ में फेलियर्स भी होंगे ना, तो भी आप उनसे निकल जाएंगे। क्योंकि करंट जो एक विल पावर है, ये एक माइंडसेट है। माइंडसेट अगर आपने ये सोच रखा है कि यार मुझे क्विट नहीं करना आसानी से, मतलब ये कैसे हो सकता है कि मेरे से होगा ही नहीं ये, मतलब आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे ना तब। लेकिन अगर आपने पहले ही सोच लिया कि शायद मैं उस कैपेबल हूँ ही नहीं, आपने ट्राई भी नहीं किया, तब तो भाई कहीं ना कहीं आप आधा बैटल आप हार चुके हैं पहले ही। कानपुर से विद्यालय, वहाँ पे आईटी प्रिपरेशन, उसके बाद ट्रिपल आईटी, उसके बाद बेंगलोर में एक अच्छी कंपनी में नौकरी, इसके बाद लवासना तक का सफल यूपीएससी निकालने के बाद, इस पूरी यात्रा को अगर हम देखें और आपसे पूछें कि सफलता क्या है आपकी नज़रों में, तो आप सफलता को कैसे परिभाषित करेंगे? यार मेरे हिसाब से सफलता तो ये है कि पहले तो अगर इंसान खुश है तो सफल है, पहला तो यही है। नाइस। ठीक है, और अब डिफरेंस कहाँ पर आता है? डिफरेंस यहाँ पर आता है कि इंसान किन चीज़ों से खुश है। कोई इंसान उस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश होगा जहाँ पर शायद उसको बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा हो, कोई इंसान फेम से बहुत ज़्यादा खुश होगा, कोई इंसान सोशल सर्विस से बहुत ज़्यादा खुश होगा, कोई पावर से बहुत ज़्यादा खुश होगा। लेकिन अल्टीमेटली सबको जाना कहाँ पर है? हैप्पीनेस पे। तो मेरे लिए जो डेफिनेशन है, मेरे लिए तो ऐसा है कि हाँ, 4-5 साल 6 साल काम करके मुझे ये तो रियलाइज़ हुआ कि मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ती है। बट मेरे लिए वो अल्टीमेट गोल नहीं है। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक मीन हो सकता है, एक माध्यम हो सकता है आपके खुश रहने के लिए, ठीक है। बट अल्टीमेटली आपको कहाँ खुशी मिलती है? अल्टीमेटली मुझे लगता है कि आपको अपने काम में खुशी मिलती है। आप जो काम डेली कर रहे हैं, ठीक है, उसमें मुझे लगता है कि अगर आप हैप्पी नहीं हैं, तो फिर बाद में अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा भी मिल रहा है तो भी उस चीज़ से बहुत ज़्यादा आप खुश नहीं रह पाएंगे। तो आपको ये बैलेंस देखना पड़ेगा कि जहाँ पर आपको एक हॉलिस्टिक लाइफ जीने को मिले, जहाँ पर आपको इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं कि आपकी एक अच्छी लाइफ चल पा रही है, आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपकी ग्रोथ हो रही है, आपको पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, और काम ऐसा है कि जिससे कहीं ना कहीं सोसाइटी में भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो उस टाइप की एक हॉलिस्टिक लाइफ मुझे पसंद है कि आप सारी चीज़ें आप कर पा रहे हैं। मुझे वैसी एक एक्सट्रीम वाली लाइफ मुझे उतनी नहीं समझ में आती है कि जहाँ पर आप सिर्फ एक चीज़ में लगे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम में जाके लगे हुए हैं, जहाँ पर आपने बाकी सारी चीज़ें आपने छोड़ रखी हैं। मेरे लिए पर्सनली सफलता वो है जहाँ पर आप इन सारी चीज़ों को आप बैलेंस कर पा रहे हैं। पैसे का सफलता में कितना रोल रहता है? अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा पैसा है तो हो सकता है कि कुछ लोग मानेंगे वो सफल हैं, लेकिन कुछ लोग शायद हो सकता है कि वो माने वो सफल नहीं है। अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा पैसा है बट आपकी हेल्थ बहुत ख़राब है, आपके पास में बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आप खुश नहीं हैं, तो ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा? करेक्ट। पैसा नो डाउट लोगों को चाहिए होता है, लेकिन हाँ, अगर आप सफलता को सिर्फ आप पैसे से ही डिफाइन करेंगे तो वो मेरे हिसाब से शायद सही नहीं है। ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो व्यक्ति को सफल बनाती हैं? यार मुझे क्या लगता है ना कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कि जो मैंने अपना कॉलेज में देखा, कॉर्पोरेट में देखा और इवन लबासना में भी जो भी देखा, तो कुछ चीज़ें थी जो थोड़ा कॉमन दिखी मुझे लोगों में, और वो ये थी कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि व्हाट यू अवॉइड, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट दैट व्हाट यू प्रायोरिटाइज। आप क्या नहीं करते हैं उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप क्या प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है।
जो सक्सेसफुल लोग जिनसे मैं मिला हूँ, जिनको मैंने देखा है, उनमें एक ये चीज़ रहती है कि उनको अपना कोर इंटरेस्ट पता है। उनको पता है कि कोर में क्या है और पेरीफेरी में क्या है। तो वो लोग मॉन्क नहीं बन जाते हैं, वो लोग अपनी पूरी लाइफ छोड़ नहीं देते हैं। वो लोग भी बाकी लोगों से मिलते हैं, उनकी भी सोशल लाइफ होती है, वो लोग भी फन करते हैं, मस्ती करते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन उनको पता है कि उनका कोर इंटरेस्ट जो है, जो उनका गोल है, उसको नहीं छोड़ना है। अब अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि अगर मैं कहीं और अपना एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ तो मैं उसको कॉम्पनसेट करूँ अपनी स्टडी में, या जो भी अगर गोल फॉलो कर रहे हैं वहाँ पर। और बाकी लोग भी ऐसे ही करते हैं। इवन जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में आपने देखा होगा कि लोग सारे साल मस्ती कर रहे होंगे, लेकिन एग्ज़ाम के एक दिन पहले सन्नाटा आ जाएगा, सब पढ़ने बैठे जाएंगे। और कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे कि उन्होंने पूरे 4 साल, शायद आपको लगा हो कि उन्होंने काफ़ी मस्ती की है, लेकिन सबसे अच्छा पैकेज लेके निकल जाते हैं। करेक्ट। और जब भी प्लेसमेंट का सीज़न आता है तो आप देखेंगे कि उस समय भी कॉलेज में सन्नाटा आ जाता है, सब पढ़ने बैठे जाते हैं। तो यही उनको बाकी लोगों से डिफरेंट बनाता है कि उनको पता है कि पेरीफेरी में क्या है, कहाँ उनको थोड़ा बहुत समय देना है, लेकिन उनका कोर इंटरेस्ट क्या है, उनका मेन गोल क्या है, उससे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो जब तक आप उस पर फोकस्ड हैं तब तक आप अपने सक्सेस के करीब हैं। ओके। आपने कॉर्पोरेट में काम किया, आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी, साइकोलॉजिकल डिफरेंस क्या है? यार साइकोलॉजिकल डिफरेंस ये है कि कॉर्पोरेट में स्पीड बहुत मैटर करती है। ठीक है, आपके पास में बहुत सारे गोल्स आएंगे, बहुत ही क्विकली आपको उनको डिलीवर करना होगा, और इनकी फीडबैक साइकिल बहुत अच्छी होती है कि आप काम कर रहे हैं, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। और अगर नहीं है तो साल भर बाद में जब अप्रेजल होगा तब आपको पता चल जाएगा कि आपने अच्छा किया कि नहीं किया। ठीक है, वो चीज़ यूपीएससी में आपको आसानी से पता नहीं चलती है, क्योंकि कई बार होता है कि इतने वेरिएबल्स इसमें आ जाते हैं कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं, कौन सी चीज़ कहाँ गड़बड़ हुई और एंड में जाके चीज़ें आपके अनुरूप नहीं हुई। और इवन मेंस में आप जैसे गए, मेंस में आपका हो सकता है कि पिछली बार कोई पेपर बहुत अच्छा हुआ हो और इस बार वही पेपर आपको डुबा दे। आपने इंटरव्यू में आपने सोचा हो कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने हैं, आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू गया हो, लेकिन उसी की वजह से आप लिस्ट से बाहर हैं। तो यहाँ पर जो फीडबैक साइकिल है वो आसानी से नहीं मिलती है। वो आपको क्लियरली शायद समझ में नहीं आएगा कि आप कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल सही कर रहे हैं और कहाँ आपको चेंज करना। थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। आप उतना क्लियर नहीं होंगे जितना शायद आप कॉर्पोरेट में होंगे। यूपीएससी की बहुत लोग प्रिपरेशन करते हैं, वो जॉब नहीं कर रहे होते हैं, तो क्या प्लान बी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को रखना चाहिए? क्योंकि कभी कभी प्लान ए सफल नहीं होता है। यार मेरे लिए तो प्लान ए हमेशा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। ओके। ठीक है, आपको पहले ये ट्राई करना है कि आप कहीं ना कहीं, या तो आप जॉब करें या तो आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाएं, आप कोई बिजनेस डालें। आप 2-3 साल से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड रहना शायद कहीं ना कहीं वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। कि आप अगर सोच रहे हैं कि ठीक है, अगर मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, आप करिए, आप 2-3 साल आप मन लगा के उसमें दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ उसमें नहीं हो रहा है, तो आप फिर कोई ना कोई आप दूसरा ढूंढिए चीज़ जहाँ पर आप अपना काम करें, आप फाइनेंशियली सिक्योर हों। और अगर उसके बाद भी आपको लग रहा है कि हाँ आपको यूपीएससी करनी है, तो आप फिर साथ में प्रिपरेशन कर लीजिए। वो डिफ़िकल्ट होगी, आई नो, लेकिन आप अगर 5 साल उसमें लगा रहे हैं, 6 साल लगाए दे रहे हैं, और जैसा यूपीएससी का सिस्टम है उसमें सबको सक्सेस नहीं मिलेगी। और उसका मतलब ये भी नहीं होता है कि शायद वो लोग उतना इंटेलिजेंट नहीं है या वो कैपेबल नहीं है, वो लोग सब कुछ हैं। लेकिन उसके बाद भी एंड में तो 1000 लोगों को ही जाना है ना लिस्ट में, बाकी के लोग हैं उससे बाहर होंगे, तो उन लोगों का क्या। और अगर आपने अपनी लाइफ के 5-6 साल उसमें लगा दिए हैं, 7 साल लगा दिए हैं, तो फिर बाद में आपके पास में शायद ना उतना टाइम बचेगी, ना एनर्जी बचेगी कि आप कुछ और शुरू कर पाएँ, एक्सपेरिमेंट कर पाएँ। तो कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोचना चाहिए, पहले से ही सोचना चाहिए, मुझे लगता है। तो कहना कि यूपीएससी आपका प्लान ए है और आपको कोई प्लान बी देखना चाहिए, मैं उसको उस तरीके से नहीं देखता हूँ। मुझे लगता है कि प्लान ए आपका वो होना चाहिए जहाँ पर आप फाइनेंशियली सिक्योर्ड हैं। अब वो आप यूपीएससी के थ्रू हैं, आप किसी और दूसरी सर्विस की वजह से हैं, आप बिजनेस की वजह से हैं, आप कैसे भी हैं,
वो आपको देखना है। जैसे अगर कोई बिगनर है तो उसके लिए कुछ टिप्स जो यूपीएससी एस्पिरेंट है। यार बिगिनर्स के केस में मैंने एक कॉमन चीज़ देखी है कि इस समय यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए इतना सारा रिसोर्स अवेलेबल है कि वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। इवन मैं भी था, ठीक है। और मेरे पास में भी हाँ वही इशू था जो मैंने अभी बाद में ऑब्जर्व किया कि शायद मेरी प्रिपरेशन में क्या क्या चेंजेस हो सकते थे। तो एक तो ये था कि स्टार्टिंग में क्योंकि मेरे पास में उतना टाइम नहीं था कि मैं कहीं फोकस्ड कोचिंग वगैरह ले पाऊँ या कहीं फोकस्ड गाइडेंस ले पाएँ, तो वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक होती है, आपको नहीं समझ में आता है, बहुत सारी अलग अलग दिशाओं में भाग रहे होते हैं। आज के समय में वो समस्या नहीं है, आप ऑनलाइन आपको बहुत सारे रिसोर्सेस या ये कहिए कि आपको गाइडेंस मिल जाएगा जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा रहता है ना कि यार कहीं मेरा ये तो नहीं छूट रहा, कहीं मेरा वो तो नहीं छूट रहा, जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। वो करना कहीं ना कहीं खतरनाक हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी का देखो बहुत ज़्यादा कोई ऐसा वो तो मंत्रा तो नहीं है कि आप यही कर लेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। लेकिन ज़्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि आपको बहुत ही फोकस्ड स्टडी करनी पड़ती है। आप अपना लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए, आप उनको कॉन्टिन्यूसली आप रिवाइज करते रहिए, उनके बारे में डीपली आप सोचते रहिए, और आप पीवाईक्यू को देखिए, आप टॉपर्स की कॉपीज़ को देखिए। पर इतने ही रिसोर्सेज को अगर आप कर लेंगे तो कहीं ना कहीं अगर आप लिस्ट के अंदर भी नहीं जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप बहुत करीब पहुंच जाएंगे, और हो सकता है कि अंदर भी हो जाएं। आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े रहे हो, आज के वर्तमान में एआई की बहुत सारी बातें हो रही हैं, और पहले के दौर में लाइब्रेरी में पुस्तकालय में बैठ के लोग पूरा पूरा दिन गुजार रहे थे। क्या कुछ चीज़ें इजी हुई हैं, आपने उससे मदद ली है? कुछ इस विषय में अगर बताना चाहें तो। हाँ यार, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प तो होती है, क्योंकि एक टाइम पे जहाँ पर आपको सपोज आपके दिमाग में कोई सवाल आया कि जैसे हिस्ट्री का सवाल है या पॉलिटी का सवाल है, आपके दिमाग में कहीं किसी न्यूज़ के बारे में ख्याल आया और आप उसको सर्च करने अगर आप पहले जाते, शायद 1-2 साल पहले आप जाते, तो आप गूगल में सर्च करते और 10 अलग अलग उसके रिसोर्सेस मिलते और वहाँ पर आप जाके उनको कंबाइन करते और फिर आप उनको पढ़ते, फैक्ट चेक करते हैं। हाँ। लेकिन अभी क्या है कि आपने चैट जीपीटी में डाला या जेमिनाई में डाला, आपने सिर्फ उसको टॉपिक दिया कि उसके बारे में आपको पूछना है, ठीक है। जैसे अगर आपको 1857 की क्रांति के बारे में ही समझना है तो आप सिर्फ उसमें इतना डाल दीजिए कि टेल मी अबाउट 1857 क्रांति, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या थे, नेगेटिव एस्पेक्ट क्या थे, उसके डिफरेंट व्यू पॉइंट क्या है लोगों के, उसके बारे में वो सारी चीज़ें आपको दे देगा और एक ही पेज में दे देगा। तो आपको बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना एक ही जगह पे बहुत ही कम टाइम में वो सारी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। काफ़ी रिफाइन मिलेगा। बस उसका नेगेटिव पॉइंट ये आ जाता है कि आप अगर आप उसको ओवर एक्सप्लॉइट करने लगे, आप उस पर ही आप कम्प्लीटली आप डिपेंडेंट हो गए, तो हो सकता है कि आप फिर उस डायरेक्शन से आप चीज़ों को सोचे नहीं जैसे आप पहले सोचते, या हो सकता है कि आप किसी और चीज़ को ही सर्च करने में निकल गए। आपने शुरू ए से भी किया था, आप बी पे चले गए, सी पे चले गए, डी पे चले गए, और आपका कब 1 घंटा निकल गया आपको पता भी नहीं चला। तो ये दोनों चीज़ें हैं कि ये बहुत ही पावरफुल टूल है जो आप यूज़ कर सकते हैं, बट आपको बहुत ही वाइजली यूज़ करना है। बचपन में एक निबंध हम लोगों ने बहुत लिखा है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। हाँ, तो वही वाला है। हाँ वैसा ही है। अगर आप इसे वरदान की तरह देखोगे तो वरदान सिद्ध होगा, अगर आप इसे ओवर एक्सप्लॉइट करोगे तो ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी। अच्छा, इस पूरी यात्रा में दोस्तों का, आसपास के माहौल का कितना बड़ा योगदान रहता है? मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, क्योंकि आप किसी भी गोल को अचीव करने आप निकलते हैं तो आपकी मेंटल स्टेट अच्छी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके पास में इमोशनल सपोर्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप जब निकलेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आप गिरेंगे भी, आपको उठाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए भी क्या पता लोग चाहिए होंगे, आपके दोस्त चाहिए होंगे, आप इमोशनली भी कई बार आपको हो सकता है ब्रेकडाउन हो, आपको दोस्त चाहिए होंगे, आपको फैमिली चाहिए होगी। तो अगर ये सपोर्ट है आपके पास में तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली आपको कंट्रीब्यूट करेगा। मेरे लिए पर्सनली मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मेरे दोस्तों से, मेरी फैमिली से मुझे अच्छा खासा सपोर्ट मिला है। मेरी वाइफ से पूरे टाइम वो मेरी जर्नी मेरे साथ में रही हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है ना
कि कहीं ना कहीं आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो आपकी एस्पिरेशंस की बैंडविड्थ डिफाइन कर देता है। समझ रहे हैं? या आप जिन लोगों के साथ में हैं वो चीज़ कई बार डिफाइन करेगी कि आप कितना ऊपर सोच रहे हैं, आप कहाँ तक जाना चाहते हैं। तो इस वजह से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है। मुझे फ्रेंड सर्कल वाली बात पे इस पूरी यात्रा में सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय एक इंसान तो नहीं है, मल्टीपल लोग हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो श्रेय है वो ऑफ कोर्स मेरी वाइफ को जाएगा, क्योंकि उनको कॉलेज से मैं जानता हूँ, कॉलेज से मेरे साथ में है, उन्होंने पूरी मेरी जर्नी देखी है कि जब मैं कॉलेज से निकला, कॉर्पोरेट में गया, वहाँ से फिर क्या क्या मैंने चैलेंजेस फेस किए और फिर वहाँ पर कैसे मैंने सक्सेस पाई। उसके बाद में फिर यूपीएससी जर्नी में उस समय पूरे साथ में थी। वो बात अलग है, उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था कि मुझे सक्सेस मिल रही है नहीं मिल रही है। शी वॉज जस्ट हैप्पी कि जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर पा रहा हूँ, और उसमें उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, तो इसलिए सबसे ज़्यादा श्रेय उनको जाएगा। फिर उसके बाद में फिर ऑफ कोर्स पूरे टाइम दोस्त तो थे ही, वो भी हर टाइम मोटिवेट करते ही रहते थे कि भाई तू तो कर ही लेगा। तो ये चीज़ है। नहीं, शी डिजर्व, और उसने जितना हर एक चीज़ में साथ दिया है, ऑफ कोर्स हम भी इस पूरी यात्रा में सारी चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से देखते हुए आए हैं, तो ऑफ कोर्स। बाकी आप कानपुर में आपने बहुत समय गुजारा जी। कानपुर ने आपके जीवन में क्या योगदान दिया, आपके व्यक्तित्व में क्या योगदान दिया, कुछ बताइए ना इस विषय में। यार कानपुर का योगदान तो है, अच्छा खासा योगदान है, और वो इस वजह से क्योंकि जो मेरी जर्नी थी उसमें ये कहिए कि जहाँ मेरा बेस बना, जहाँ मेरा फाउंडेशन बना, और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक पड़ाव आप कह सकते हैं वो कानपुर ही था। क्योंकि मैं मौलहा से 10th के बाद में निकल के सारे सपनों सारी उम्मीदों के साथ में मैं कानपुर ही आया था। फिर यहाँ पर आया और यहाँ पर आपको एक अलग तरीके की आपको स्ट्रगल देखने को मिलती है। आप यहाँ पर मेरी स्कूलिंग भी हुई 11th 12th, फिर मैंने अपना इंजीनियरिंग की कोचिंग भी की, उसकी भी प्रिपरेशन की। तो कहीं ना कहीं आपका एक वर्ल्ड व्यू चेंज होता है कि यार कंपटीशन में तो बहुत सारे लोग हैं और आपको भी अपना गेम अप करना पड़ेगा अगर आपको सक्सेसफुल होना है। और उसके साथ में फिर आप वो चीज़ आप डेली लाइफ में भी लोगों के देखते हैं। अगर आप कानपुर में आप रोड पे गुजरेंगे तो कई बार उस ट्रैफिक से निकलना भी आपके लिए चैलेंज होता है, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं कुछ सिखाता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर रहने से एक जो हार्ड वर्क है, पेशेंस है, वो आपकी डेली लाइफ का पार्ट बन जाता है। आप उसको फिर आगे जाके अप्लाई भी करते हैं। जैसे कि जब मैं कॉलेज गया तो वहाँ पर कुछ लोग थे जो सीधे सीधे घर से आए थे। उन लोगों के अंदर थोड़ा सा इमोशनल ब्रेकडाउन भी मैंने देखा कि कोई लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि अचानक से घर से आए हैं, अब यहाँ पर कैसे एडजस्ट करेंगे। मुझे उन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा। मुझे लग रहा है वो प्रिपरेशन मुझे कानपुर से ही मिल गई थी। कहीं ना कहीं कानपुर ने उतना प्रिपेयर कर दिया था कि भाई आप जाके इलाहाबाद में कॉलेज में भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, आप बेंगलोर में जाके वहाँ की कॉर्पोरेट लाइफ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर सामान्य शब्दों में पूछें तो कानपुर की आपकी परिभाषा क्या है, कैसा है कानपुर? कानपुर को वैसे तो डिफाइन करना कॉम्प्लेक्स है क्योंकि बहुत ही अलग अलग रंग हैं शहर के, लेकिन जैसे हर शहर की अपनी एक सोल होती है, अपनी एक आत्मा होती है, इसकी भी है। यहाँ पर आपको ये पेशेंस भी सिखाएगा, आपको हार्ड वर्क भी सिखाएगा, आपको एफर्ट करना भी सिखाएगा, मिडिल क्लास की एस्पिरेशंस भी आपको यहाँ दिख जाएंगी। आपको यहीं पर आपको बहुत ही मॉडर्न सोसाइटी भी दिख जाएगी, आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक ट्रेडिशनल सोसाइटी भी दिख जाएगी। तो इन सब चीज़ों का एक मिश्रण हो जाता है कानपुर, जो मुझे लगता है, और ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सिखा देती हैं। विद्यालय के दिन हमने कानपुर में साथ में गुजारे हैं। कानपुर में पूरे किशोरावस्था और शुरुआती युवा अवस्था हमारी बीती। बताओ कुछ अनुभव, कैसा उस दौर का कानपुर कैसा था? यार मुझे लगता है कि आपको जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए काफ़ी चैलेंजेस पार करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने कल्याणपुर का रेलवे फाटक पार कर लिया है तो आप उन सारे चैलेंजेस को पार करने के लिए तैयार हैं। वो अलग जंग होती थी भाई, वो अपनी अलग एक जंग होती थी।
सही कह रहे हो। उसमें जैसे ही दरवाजा खुलता था ऐसा लगता था कि दो आर्मी अपना आ रही है लड़ने के लिए। लेकिन मजे की बात देखिए कि दोनों अपना अलग अलग दिशा में अब वो निकल जाती थी वो लड़ती भी नहीं थी। तो वो था, अच्छा समय था। आपको स्ट्रगल आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाती है, आप उससे बहुत ही आराम से आप एडजस्ट कर लेते हैं। फिर आपको लाइफ में कभी और स्ट्रगल हो रही है ना, तो शायद आपको वो उतना ज़्यादा बहुत फ़र्क नहीं डालेगी, बहुत असर नहीं करेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी उस माइंडसेट में आप ढल चुके हैं। यहाँ की लाइफ वैसी है। अच्छा, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने यूपी बोर्ड से परीक्षा करी है, मतलब विद्यालय किया है, तो हिंदी बोर्ड के विद्यार्थी जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो उन्हें क्या किसी प्रकार की समस्या आती है? क्योंकि बहुत लोगों के द्वारा बहुत सारी बातें सुनी हुई हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या किसी तरीके की समस्या आती है? यूपीएससी प्रिपरेशन में जो मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या है डिस्ट्रैक्शन। वो आपको इंग्लिश मीडियम के लिए भी मिलेगी और हिंदी मीडियम के लिए भी मिलेगी। और हिंदी मीडियम में क्या होता है ना कि रिसोर्सेस यूजुअली थोड़ा सा कम होते हैं कंपैरेटिवली इंग्लिश से। बाकी अगर आप बोलें कि प्री है तो प्री में भी हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, आप उसको आप कर सकते हैं। मेंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, आप उसको कर सकते हैं। अगर आपके पास में सही रिसोर्सेस हैं तो आपको वहाँ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंटरव्यू में भी मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ पक्षपात होता है या भेदभाव होता है। इवन इंग्लिश के इंटरव्यू में भी कई बार हिंदी का प्रयोग हो जाता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं लगती है। लेकिन हाँ, आपको पहली चीज़ तो आपको ये दिमाग से निकाल देना है कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी में शुरू करिए। उसके बाद में बस ये है कि आप ये देखिए, आप थोड़ा सा आपके डिसीजन स्ट्रेटेजिक हो जाएंगे कि आप वो वाला सब्जेक्ट आप चुनेंगे शायद मेंस में कि जो आपके लिए स्ट्रांग भी हैं, आप उनको पसंद भी करते हैं और उनका मटेरियल भी अवेलेबल है। स्पेशली द ऑप्शनल वन, जीएस तो सबके लिए कॉमन होते हैं, लेकिन उनका भी मटेरियल अवेलेबल होता है। और स्पेशली जब से ये एआई आ गया तब से तो ट्रांसलेशन काफ़ी इजी हो गया है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए कुछ भी आप ट्रांसलेट करवाना चाहें तो इजीली आपको मिल जाएगा कंटेंट। अब वो शायद उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी शायद पहले होती। अच्छा, जो लोग हाई पेइंग जॉब कर रहे हैं इस समय, एक अच्छी तनख्वाह कमा रहे हैं, आप उन्हें यूपीएससी प्रिपरेशन की सलाह देंगे या नहीं? ये तो उनका डिसीजन होगा। बहुत लोग है ना अंदर से करना चाहते नहीं, हैं। देखिए ऐसा होता है कि वो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ से चाहते क्या हैं। ठीक है, अगर आप अपने काम से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं ऑलरेडी तो आप वही करिए। अगर आपको लग रहा है कि आप उससे कुछ और अलग करना चाहते हैं तो आप यहाँ भी आ सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। बट हाँ, ये दोनों ही एक तरह से जॉब हैं। इनमें दोनों में ऐसा कोई फ़र्क नहीं है कि एक जॉब दूसरे में बहुत अच्छी होगी या दूसरी बहुत ख़राब होगी। ये कहीं ना कहीं ये नेचर ऑफ वर्क है जो दोनों में अलग है। आपकी जो वर्थ है वो शायद कॉरपोरेट में सैलरी से, वेल्थ से कंपेयर हो, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी भी उसी हिसाब से होगी। वो काइंड ऑफ एक वैलिडेशन फैक्टर आता है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको मिलेगी, नहीं काम कर रहे हैं तो आपको शायद नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट में जो मेन सेटिस्फैक्टरी पॉइंट होता है वो मनी नहीं होता है, वो होता है आपका काम, आपका इम्पैक्ट। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो आप बिल्कुल आप इस साइड आइए, आप प्रिपेयर करिए। और अगर आपको लगता है कि आपका जो मेन ड्राइविंग फैक्टर है वो ये सब नहीं है तो फिर आप अपना जहाँ पर हैं, अगर आप खुश हैं तो आप वहीं रहिए। एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा था कि जब किसी का पैकेज करोड़ होता है और वो महीने में 10 लाख रुपए उठा रहा होता है और सडन वो फिर एक जॉब ज्वाइन करता है जहाँ पे जो वो अंक होते हैं वो 2 कम हो जाते हैं, किस तरीके से इंसान अपने आप को मनाता है कि मतलब देश सेवा एक चीज़ है, बट आपने एक लंबा अरसा उस सैलरी में गुजारा है और कहीं ना कहीं आप अपने आप को किस प्रकार से तैयार कर पाते हो? आपके आसपास के लोग आपके इस निर्णय को कितना, ऑफ कोर्स वो आपका निर्णय है और आप उन चीज़ों को सोचते समझ के ही ले रहे हो, लेकिन 8 अंकों से फिर से 6 अंक का सफर कैसा, मतलब? देखिए, यहाँ पर डिपेंड ये करता है कि आप अपनी जॉब से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। और मेरे लिए ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुझे
पब्लिक सर्विस ही करनी है, नहीं तो फिर मैं हो सकता है कि मैं एनजीओ भी खोल सकता था, वहाँ भी आप ये कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आप क्या काम करना चाहते हैं, वो इम्पैक्ट बस नहीं है, वो ये है कि आप किस स्केल पे काम करना चाहते हैं। वहाँ पर आपको जिस टाइप का काम करने का मौका मिलेगा वो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, वो जो फील्ड है वो आपको एक्साइट करती है कि नहीं करती है, वहाँ पर जो आपको चैलेंजेस मिलते हैं वो आपको एक्साइट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो मेरे लिए ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि आप, हाँ ये बात सही है कि हाँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा सैलरी थी और उसके कंपेयर यहाँ पर बहुत कम है। और ये सवाल मेरे से बहुत लोगों ने पूछा, दोस्तों ने भी पूछा, फैमिली में भी ये था, इवन इंटरव्यू बोर्ड में भी 10-15 मिनट मुझे इसी बात पे ग्रिल किया गया था। और लबासना में भी जो दोस्त मिले उनका भी यही सवाल था, और ये सवाल अपने आप में जेन्युइन है। क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति के दिमाग में ये सवाल अपने आप आ जाएगा, जो भी वो पहली पंक्ति सुनेगा अगली पंक्ति में वो यही प्रश्न पूछ रहा होगा, क्यों। हाँ, तो वो सवाल तो स्टार्टिंग में मेरे दिमाग में भी था। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं 100% मैं कन्विंस्ड नहीं था। ओके, आई वाज नॉट श्योर, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि शायद वो जो काम है वो मुझे वो चीज़ दे सकता है जो मैं अपने काम से चाहता हूँ। ये मुझे लगता है कि ये एक चेंज नहीं था, मैं उसको चेंज की तरह नहीं देख रहा हूँ कि कॉर्पोरेट से मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गया या दूसरी साइड में ही चला गया। मुझे लगता है कि ये बस कहीं ना कहीं एस्पिरेशंस का एक्सपेंशन था। जो आप काम कर रहे थे आप उसको शायद आप और ज़्यादा बड़े स्केल पे आप कर सकें। आप जो आप काम करना चाहते हैं वो शायद वहाँ पर एक लिमिटेड स्केल में हो, वहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा बड़े स्केल पे होगा। आपको अलग अलग टाइप का काम करने की शायद अपॉर्चुनिटी वहाँ पर ज़्यादा मिलेगी। और हाँ, उसका बाई प्रोडक्ट भी ये होगा कि आप कहीं ना कहीं सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, और उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी यही होगा कि आप उसमें आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो अगर आपको ऐसा काम मिल रहा है कि जहाँ पर आप भी पर्सनली सेटिस्फाइड हैं काम से, और जहाँ पर कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा हो रहा है, तो वो तो मुझे लगता है कि बहुत ही स्वीट स्पॉट है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि हाँ, मुझे सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। भाई आपने समय निकाला हमारे लिए, इतनी बातें हुई हमारे बीच में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। अगर आपने ये पॉडकास्ट यहाँ तक देखा है, इस पॉडकास्ट में आपको कुछ भी अच्छा लगा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एक कमेंट ड्रॉप करें। आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम।